और इसको समझना पड़ेगा कि कोविड वायरस क्या होता है। कोविड वायरस एक आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस जो है कोरोना का एक नोवल रूप है। कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, कोरोना वायरस सदियों से था। अब ये है कि ये जो आरएनए वायरस है ये नोटोरियस होता है कि म्यूटेट करता रहता है। इसका जो प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा, उसमें प्रोटीन में चेंजेस आते रहते हैं जिससे उसका कैरेक्टर बदलता है। तो जैसे जैसे वायरस मल्टीप्लाई होता है उसमें नए नए म्यूटेशंस आते रहते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन ख़त्म हो जाते हैं लेकिन कुछ म्यूटेशन जिंदा रहते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि पहले एक नोवल वायरस आया, फिर डेल्टा वायरस आया, फिर ओमिक्रॉन आया। अब जो जिस बारे में हम बात करें जिसको JN1 वायरस कहते हैं, ये एक ओमिक्रॉन वायरस का सब लिनिएज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। बात हो रही है स्वास्थ्य की और अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जब आप बात करते हैं कि क्या एक महीना भी आपका हेल्दी जाएगा, आप स्वस्थ रह पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, कोविड के बाद बदली हैं और उसके बाद बढ़ते हुए प्रदूषण ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं। मैं कह सकती हूँ कि आपके शरीर का जो डायनामिक है वो पूरा बदला जा चुका है। और इस पर बहुत गहराई से बात करने के लिए और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास है एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्हें मैं अनडाउटेडली कह सकती हूँ कि अपने आप में एक अथॉरिटी है। जब आप बात करते हैं पल्मोनरी साइंसेस की बात करते हैं, जब आप रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करते हैं, तो देश ही नहीं विदेश में भी एक बड़ा नाम है। डॉक्टर प्रोफेसर गोपीचंद खिलनानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर खिलनानी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक। तो प्रोफेसर GC खिलनानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पल्मोनरी मेडिकल क्रिटिकल केयर और स्लीप डिसऑर्डर में भी हेड रह चुके हैं। इस डिपार्टमेंट के PSRI के चेयरपर्सन हैं एट प्रेजेंट। और इसके साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अब प्रोफेसर खिलनानी हैं और ख़ास तौर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ जर्नल्स हैं जिसमें जो एडिटोरियल बोर्ड हैं उसमें भी वो हैं और वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेसर खिलनानी के ये वो दौर आ गया है कि जब हम हर साल एक नए वेरिएंट की बात करते हैं, वही डर, वही खौफ। अब बात हो रही है फिर नए वेरिएंट की, JN1 की। कितना हमें डरने की ज़रूरत है कोविड के इस वेरिएंट से? नहीं, डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रीमा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एहतियात रखना तो बहुत ज़रूरी है। आखिर हम सब ने वो एक खौफनाक समय देखा है, वक्त देखा है जब डेथ्स हो रही थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। और ऐसा कोई भी नहीं है भारत में या बाहर भी जिसने किसी अपने परिजन को या फ्रेंड को नहीं खोया हो। और बहुत सारे हम लोगों में से ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उनके CT स्कैन हुए और ऑक्सीजन पे रहे। और बहुत सारे लोगों को अभी भी सिम्टम्स हैं कोविड के, पोस्ट कोविड का जो है वो कभी ठीक, लॉन्ग कोविड जो है वो ठीक ही नहीं हुए। और इसको समझना पड़ेगा कि कोविड वायरस क्या होता है। कोविड वायरस एक आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस जो है कोरोना का एक नोवल रूप है। कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, कोरोना वायरस सदियों से था। और कोरोना वायरस हमेशा एक माइल्ड इलनेस करता था, खास करके बच्चों में जुकाम होना, खांसी होना, जिसको हम माइल्ड इलनेस कहते हैं। लेकिन ये जो कोविड-19 आया, इसने घातक रूप लिया, इसलिए इसको नोवल वायरस कहते हैं हम लोग। अब ये है कि ये जो आरएनए वायरस है ये नोटोरियस होता है कि म्यूटेट करता रहता है। इसका जो प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा, उसमें प्रोटीन में चेंजेस आते रहते हैं जिससे उसका कैरेक्टर बदलता है। कैरेक्टर का मतलब होता है कि उसका ट्रांसमिशन, उसके बीमारी करने की क्षमता, बीमारी की सीवियरिटी की क्षमता, वो सब बदलती रहती है। तो जैसे जैसे वायरस मल्टीप्लाई होता है उसमें नए नए म्यूटेशंस आते रहते हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन ख़त्म हो जाते हैं लेकिन कुछ म्यूटेशन जिंदा रहते हैं और वो ट्रांसमिट होते हैं।
इसलिए आपने देखा कि पहले एक नोवल वायरस आया, फिर डेल्टा वायरस आया, फिर ओमिक्रॉन आया। अब जो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको JN1 वायरस कहते हैं, ये एक ओमिक्रॉन वायरस का सब लीनिएज है। उससे पहले आया था एक पेरोला वायरस, जिसका कि अब म्यूटेशन की बात करें तो BA2.86 वो पेरोला वायरस था। वो काफ़ी प्रचलित था और उसका नाम भी बहुत आया। अब जो लेटेस्ट जो आ रहा है, जिसने बहुत एक कहना चाहिए कि एक वेव क्रिएट कर दिया, एक पैनिक क्रिएट कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड JN1 वायरस। वो पेरोला वायरस के अंदर सिर्फ एक प्रोटीन का बदलाव है। अब ये सब तो साइंस की बात है, बायोटेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन ये जो JN1 वायरस है, पहले तो ये कि एक लैंसेट में अभी पेपर आया है 5 दिन पहले ही, 15 नवंबर को, लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज में उन्होंने उसको, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, उसमें ये JN1 वायरस है, ये इम्यूनिटी को इवेड कर देता है। मतलब ये है कि उसकी इम्यून एस्केपिंग कैपेबिलिटी है, क्योंकि दुनिया तो वैक्सीनेटेड है सारी। यस। 90% और इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कि अब हम पर कोविड का वो असर ना हो। तो दुनिया वैक्सीनेटेड है, तो ये वैक्सीन की इम्यूनिटी को और प्रीवियस इन्फेक्शन की इम्यूनिटी को भी इवेड कर देता है। तो इस वजह से ये जो JN1 वायरस है, इसका सबसे पहला केस अमेरिका में सितंबर में आया था, और उसके बाद ये फैलता गया। आज की बात करें तो सिंगापुर में, इंडिया में केसेस आ गए 56,000। इंडिया में पहला केस केरला में 8 नवंबर को डिटेक्ट हुआ। आया कब ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक जीन सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलता। और तो इस वजह से, क्योंकि सिंगापुर में 56,000 केसेस हैं और अमेरिका की बात करें तो 15 से 29% कोविड केसेस JN1 से। इसके हिसाब इनके कोरिया में और देशों में भी इसको, लेकिन ये जो JN1 वायरस है, ये एक अच्छी बात मैं करूँ कि पैनिक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये जैसे ओमिक्रॉन वायरस था ना, जिसके लिए हम कहते थे कि वो गले तक सीमित रहता है, न्यूमोनिया नहीं करता है, इसी तरह से अब तक जो प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास है, तो ये जो JN1 वायरस है, ये हल्का फुल्का बुखार, खांसी, गला खराब कर रहा है, या नाक बहना, शरीर में दर्द होना, सिम्टम जिसे हम कह सकते हैं, जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI कहते हैं, वो ही कर रहा है, खतरनाक न्यूमोनिया नहीं कर रहा है। तो इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या हम इसकी कॉग्निजेंस ना लें, वो गलत होगा। वो इसलिए कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो ससेप्टेबल है, जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, COPD है, डायबिटीज़ है, कैंसर का इलाज चल रहा है, HIV के पेशेंट होते हैं, जो इम्यूनोसप्रेस होते हैं, उनमें ये जो वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए ये वो एक पॉपुलेशन है, और जो एल्डरली होते हैं 80 साल से भी बड़े, उनकी भी इम्यूनिटी एज की वजह से कम हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान दें, इसकी कॉग्निजेंस लें। और आपको पता ही है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने एडवाइजरी भी इशू कर बिल्कुल, इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी हो गई है कि आप उसको सारे स्टेट्स को अलर्ट में रख दिया है, प्रिपेयर्डनेस रखे, हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और इसलिए जो है एहतियात रखना ज़रूरी है, पैनिक की जरूरत। डॉक्टर साहब चाय ठंडी हो जाएगी, आप लीजिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत आपने एक राहत की बात तो बताई है कि ज़्यादातर लोगों को डरने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाकई में एक राहत की बात है कि लंग्स पे असर इसका उस हिसाब से नहीं होगा। तो ये एक राहत की बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हमने देखी थी फर्स्ट और सेकंड वेव में, उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि लंग्स इम्पैक्ट हो गए थे। कोविड की जो मेन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है वो न्यूमोनिया होती है।
कोविड Yes. निमोनिया। हालांकि सारे शरीर के हर हम्म। भाग को असर करता है, हार्ट को भी असर हम्म। करता है, किडनीज को भी असर करता है, ब्रेन को भी असर करता है, हम्म। लेकिन जो मेन जो होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो लंग की निमोनिया की है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है, कोविड के बाद बड़ी शिकायत लोगों की देखने में आई है, आपके पास तो केसेस आए ही होंगे, लॉन्ग कोविड और फिर उसके फर्दर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो डिप्रेशन जैसे सिम्टम से शुरू होकर के हार्ट डिसीजेस, एक आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ था, अचानक से हम देख रहे हैं कोलैप्स हो गया, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और एनी काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, या फिर लिवर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। वो बीमारियां जो कोई सोच भी नहीं सकता था एक स्वस्थ शरीर में अचानक से आ सकती हैं। तो ये लॉन्ग कोविड का असर बताया जा रहा है, क्या वाकई में ये लॉन्ग कोविड का असर है? नहीं, लॉन्ग कोविड तो रियलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि इंसिडेंटल नहीं, क्योंकि जीना ये पड़ेगा इसके साथ। नहीं, ऐसा भी नहीं। इंसिडेंटल मतलब कोई सोचे कि भाई हार्ट अटैक पहले भी होते थे तो अब भी होते हैं, या तो ये लॉन्ग कोविड जो है वो, इसके मैं अगर सिम्टम्स की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, वो होता है फटीग। जो आदमी एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करता था, शाम को आता था, अपना खेलता था, जिम जाता था, एक्टिव रहता था, टीवी देखता था, तो उसको फटीग मतलब दोपहर आते आते उसको निढाल हो जाता था, शरीर हो जाता है लॉन्ग कोविड के बाद, और वो उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाता है, तो वो सालों तक चलता है। और ये आपको मैं हिस्टोरिकली बताऊं तो जो कोरोना वायरस की हम बात करते हैं ना, 2 सीरियस आउटब्रेक हुए थे, सार्स और मर्स, आपने सुना होगा, यस यस है ना, यस। पुराने 2012 में और 2002 में। उसके बाद जब 3 साल बाद लोगों से पूछा गया जिनको वो हुआ था आउटब्रेक, वो पेंडेमिक नहीं था, वो आउटब्रेक था, 3 साल बाद उनको फ़ोन करके पूछा तो 40% लोगों को फटीग था। तो सिमिलरली कोविड के बाद भी जो फटीग और कमज़ोरी वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैं पहले कॉमन सिम्टम था आपको पहले बताता हूँ। दूसरा सिम्टम होता है स्लीप डिस्टर्बेंस, रात को नींद ना आना, नींद बीच में खुल जाना, एक नॉर्मल स्लीप जो है ना वो नहीं होना, वो बहुत कॉमनली हमने देखा है और वो लिटरेचर में भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लंग। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड जो है ना वो निमोनिया करता है, तो निमोनिया के बाद एक तो ये होता है कि निमोनिया होने के बाद एकदम सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन निमोनिया के बाद जब जैसे इंजरी होती है तो स्कार बनता है, वैसे ही फाइब्रोसिस होता है लंग में। तो कुछ स्मॉल परसेंटेज केस में जिनको सीवियर निमोनिया होता है, जो वेंटिलेटर पे थे या ऑक्सीजन पे थे, कुछ का निमोनिया पूरा रिकवर हो गया, कुछ का निमोनिया फाइब्रोसिस के साथ। फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो हिस्सा लंग का ख़राब हो गया वो नाकाम हो गया, तो फिर उन पेशेंट्स को फिर थोड़ा सा चलने में सांस फूलना, खांसी होना, कुछ लोग ऑक्सीजन पे हमेशा रहे, अब तक ऑक्सीजन पे कोविड की वजह से। लेकिन जो ज़्यादा लोगों को जो लंग की तकलीफ उसके बाद हुई कि उनको परसिस्टेंट खांसी रही, जिसको एस्थमा जैसा कुछ था नहीं, बिल्कुल महीनों महीनों खांसी चली जा रही है, महीनों और हर तरह की एंटीबायोटिक सिरप लगता है फेल हो गए हैं। हाँ, सब कुछ फेल हो जाता है, उनको खांसी रहती है, फिर वो इनहेलर लेते रहते हैं, स्टीरॉयड लेते रहते हैं, खांसी ठीक नहीं होती। ये तीसरा, जिनको एस्थमा और सीओपीडी की बीमारी थी, हल्की फुल्की बीमारी थी, वो बढ़ गई और वो एस्थमा वालों को फ्रीक्वेंट अटैक्स होने लग गए। तो लंग पे तो ये इम्पैक्ट है। हार्ट की बात करें तो कोविड जो है ना प्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज़ है, जिसमें कि जो रक्त का जो ब्लड का जो थक्का बनता है वो ज़्यादा बनता है, और बेसिकली जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो थ्रोम्बोसिस की वजह से होते हैं। तो इसमें ये सच बात है कि पोस्ट कोविड के बाद कई लोग जिन्होंने जल्दी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, बोले हम तो माइल्ड कोविड हुआ था, ठीक हो गया, अपना जिम जाना या जॉगिंग शुरू कर दी, सम पीपल ड्रॉप डेड, सडन हार्ट अटैक हो गए, ये भी रिपोर्ट हो गई। उसके अलावा हार्ट की इरेगुलरिटी भी बहुत हुई। एक बहुत बड़ा जो
आदमी के लिए डिस्टर्बिंग चीज़ जो हुई लॉन्ग कोविड के दौरान, वो हुई मेमोरी लैप्सेस, ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं, कि जिसको एफिशिएंट था कि मैं ये पेज फटा के याद कर देता हूँ, उसको याद नहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब मेमोरी लैप्सेस एंड ब्रेन फॉग वाज इज अ वेरी वेरी हाँ, डिस्टर्बिंग ये मैं फीचर क्योंकि आप जो बता रहे हैं तो मैं पर्सनल आसपास बहुत सारे केसेस में ये देख रही हूँ, और अब आप बता रहे हैं तो नाउ वी कैन रिलेट इट। हाँ, तो वो ब्रेन फॉग होता है। और उसके अलावा जो स्ट्रोक्स, मतलब जैसे हार्ट अटैक होते हैं वैसे ही स्ट्रोक होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स। वैसे ब्रेन स्ट्रोक या हेमिप्लीजिया या लकवा जिसको कहते हैं, उसके इंसिडेंसेस भी ज़्यादा हुए, यहीं तक सीमित नहीं। जो बाउल हैबिट्स होती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो किसी को मोशंस बे टाइम में होते हैं, रात को जाना पड़ रहा है, इरेगुलर, वो भी बहुत हुए। और उसके अलावा डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन, इवन माइल्ड इलनेस के साथ ऐसे ऐसे लोग सीनियर मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि 2 साल हो गए अभी तक हम जो है ना पूरी नींद जो नॉर्मल थी वो नहीं है। एक और बहुत बड़ा जो डिस्टर्बिंग सिम्टम्स जो बहुत कॉमन था वो था लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। यस। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल ऐसा कि आपको, जैसे वो नर्सिंग मदर्स होती हैं, छोटा बच्चा है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे ने पॉटी करी क्योंकि स्मेल आती है। छोड़िए वो उनको खाने में टेस्ट नहीं आता, दे डोंट माइंड, वो बच्चे को कैसे देखें, उनको तो पता ही नहीं चलता कि स्मेल आ रही है। तो इतना बुरा, उनको पता नहीं चलता कि दाल खा रहे हैं कि सब्जी खा रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन सिल्वर लाइनिंग, आई कम टू सिल्वर लाइनिंग, कि ये जो सारे सिम्टम्स है, ये जैसे टेस्ट और स्मेल मतलब सालों चलती है लेकिन 3 साल तक खत्म हो रहे हैं। 3 years इज द आउटर साइड के ये काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है ना ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग कोविड है और किडनी डिजीज़, बाकी सब तो डिजीज़ हुई, ये जो मेरे ख्याल से जो मोटे मोटे जो लॉन्ग कोविड हुए, कुछ के ट्रीटमेंट हमारे पास है, कुछ के नहीं भी है। जो हम ये कहते रहे कि भाई जब आपको कोविड हो जाए तो पहले 6 हफ्ते रिकवरी के बाद तो हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, अपनी स्लीप को रेगुलेट करें, अपने योगा करें, प्राणायाम करें, जिससे माइंड और बॉडी का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहे। तो और इससे भी रिलेशन है कि जिनको ज़्यादा, जितनी सीवियर डिजीज़ है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जिनको आईसीयू में रहे, ऑक्सीजन पे रहे, उनको उतना ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जिनको बिल्कुल माइल्ड कोविड हुआ उनको लॉन्ग कोविड नहीं हुआ, उनको भी हुआ। तो अब ये हम सब इसके साथ जी रहे हैं, और स्पेशली हमारे ओपीडी में तो बहुत टाइम तक इस तरह के पेशेंट आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं से कोविड अब जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आपको कैरी ऑन करना ही करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो प्रवेश कर चुका है और काफ़ी हद तक उसका असर भी दिख रहा है। हाँ, लेकिन अब ऐसा मैं मतलब हमेशा आदमी सोचता है एक पॉजिटिव अप्रोच कि बस चला गया कोविड। तो जो कोविड की जो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड वेव, सेकंड वेव वाज द वर्स्ट। तो मैं सोचता हूँ कि ये स्पेनिश फ्लू के बाद 100 साल बाद एक महामारी या कैटास्ट्रोफी आई थी। तो बाकी तो देखिए जो वायरल इलनेसेस वो तो आती जाती है, yes. हर साल आती हैं, इन्फ्लुएंजा की आती हैं और आती हैं, तो ये भी चली जाएगी। बिल्कुल। ये लेकिन यहाँ से मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगी कि कोविड का जो असर है वो तो शरीर पर है ही। आप कह रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस भी आते जाते रहते हैं, लेकिन अब जिस तरह के मौसम और जिस तरह के प्रदूषण से हम लोग जूझ रहे हैं, ये दरअसल इन चुनौतियों को बहुत बड़ा बना देता है। अगर किसी को मान लीजिए लॉन्ग कोविड की वजह से या आमतौर पर भी हल्की खांसी ज़ुकाम है, तो इस प्रदूषण के चलते वो परेशान है। मतलब अभी ये सर्दियाँ शुरू ही हुई हैं और कई लोग हैं जिनकी शिकायतें शुरू हो गई हैं कि उनकी खांसी नहीं ठीक हो रही, उनका ज़ुकाम नहीं ठीक हो रहा है, या उन्हें हल्का हरारत जैसा हमेशा शरीर में लग रहा है। तो ये जो प्रदूषण है डॉक्टर साहब, अब कोविड से तो बच गए,
अभी नहीं, तक यहाँ बचे आ नहीं गए? है, बचे नहीं। पहले आप इस बिंदु पे जाएं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अब ये जो JN1 वायरस आया है तो क्या करें, क्या सब लोग टेस्टिंग शुरू कर दें, RT-PCR शुरू कर दें, एंटीबॉडी टेस्टिंग कराएं, वैक्सीनेशन कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो अब कोविड के उपलब्ध भी नहीं है यहाँ पर। तो क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो JN1 या पिरोला वायरस है, ये एक माइल्ड इलनेस कर रहा है। तो इस समय हम दिल्ली NCR की बात करें कि प्रदूषण की वजह से हर तीसरा आदमी तो वैसे ही खांस रहा है, बिल्कुल। नाक बह रही है, गला खराब है, बॉडी एक होता है, आंखें जलती हैं, स्किन में इचिंग होती है। ये सिम्टम्स हैं एयर पोल्यूशन के। अगर हम ये एडवाइजरी जारी कर दें कि जिसको भी गला खराब है जाके अपना RT-PCR कराओ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। आपको गला खराब हो, नाक बहती हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप RT-PCR कराएं। लेकिन अगर कोई विदेश से आ रहा है और उसको तकलीफ़ है, ये बुखार और ये सब, उसको कराना चाहिए। या उसके कांटेक्ट में जो बाकी लोग आते हैं, फीवर अगर हाई ग्रेड है और क्लस्टर में है, और वो लोग जो एल्डरली हैं, एल्डरली 70-80 साल के, बीमारियां भी हैं, उनको अगर बुखार हो जाता है और गला ख़राब होता है, खांसी होती है, वो कंसीडर करें कि उनको ये टेस्ट कराना चाहिए। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट कराएं। कोविड वैक्सीन की भी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ये ज़रूर इवेट करता है उसको, जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो हमने देखा कोविड टाइम पर, कोई भी वेव आ गई हो तो वैक्सीन से इन्फेक्शन रेट तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन सिवियरिटी कम हुई। हालांकि सिंगापुर में ये एडवाइजरी है कि जिसको 1 साल से पहले वैक्सीन लगी है तो वो रीवैक्सीनेट कराएं। भारत में वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो पैनिक नहीं करें, कोई सबको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपने कह दिया, लेकिन अगर हम एयर पोल्यूशन की तरफ चलें डॉक्टर साहब, दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो आपके लंग्स का क्या हाल है? तो पहले आपको कोविड के साथ उसका रिलेशन बताता हूँ। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो इटली वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड, एंड आई हैव लिव्ड विद द लिटरेचर ऑफ कोविड। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एयर पोल्यूशन मेरा हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन मेरा रिसर्च एरिया रहा है। तो नॉर्थ इटली और साउथ इटली में, जो नॉर्थ इटली है वो हेवीली पॉल्यूटेड है, और साउथ ऑफ इटली द पॉल्यूशन लेवल इज लेस। तो जो मॉर्टेलिटी रेट था नॉर्थ इटली में, दैट इज हेवीली पॉल्यूटेड, वाज 12.5%, और साउथ इटली में 4.5%। लार्ज डिफरेंस विच वाज ओनली बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जर्मनी में और यूरोप में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल हवा में, विच इज़ वन ऑफ द मेन एयर पोल्यूटेंट, if it was more than 100 ppm, the mortality was several fold higher as compared to if it was between 50 and 100. जहाँ जहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल लेस देन 50 थी, वहाँ मोर्टेलिटी बहुत कम थी। ये similar study came from US also. Wherever the pollution level was high, the mortality with COVID was high. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको दिल्ली में इस टाइम पे किसी को, कोविड को छोड़िए, किसी तरह का भी निमोनिया होता है, तो उसका आउटकम ज़्यादा ख़राब होगा एज़ कम्पेयर टू इफ़ इट वाज नॉट पॉल्यूटेड। वो इसलिए कि पॉल्यूशन जो है वो हमारे लंग्स को इन्फ्लामेशन वैसे ही करता है, तो उससे किसी भी इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ जाती है। ये मैंने आपको कोविड के संदर्भ में बता रहा हूँ। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि हम पॉल्यूशन हमारे लंग्स को क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, तो एक स्टडी हुई थी, डॉक्टर पांडे मेरे मेंटोर थे करीब 30-35 साल पहले।
तो दिल्ली के साउथ दिल्ली के स्कूल के प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लंग फंक्शन किए गए, उसको कंपेयर किया गया तिरुपति के सिमिलर लेवल के स्कूल के बच्चों के साथ। मतलब कई हज़ार बच्चों का इधर, हज़ार बच्चों का उधर टेस्ट किया है। दिल्ली के बच्चों के लंग फंक्शन पुअर थे। कितने पुअर? सिग्निफिकेंटली पुअर, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली पुअर थे। और ये कोई सरप्राइज नहीं है, आपने सुना होगा कि हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है। बिल्कुल, इनफैक्ट जो लैंसेट के 2015 के आंकड़े हैं, हाँ। वो तो बताते हैं कि भारत में 1 घंटे में तकरीबन उन्होंने बताया था कि एक दिन में 12 मौतें प्रदूषण से हुई। ये लैंसेट के हाँ, आंकड़े हैं नहीं, 2015 तो के, और उसके बाद 2019 के और ज़्यादा खतरनाक कि 17 लाख के करीब लोग मरे हैं प्रदूषण आंकड़े से। तो ऐसे हैं कि 10 लाख पेशेंट आउटडोर एयर पोल्यूशन से हर साल डेथ होती है और 10 लाख इंडोर एयर पोल्यूशन। इतना, ये 2015 का ग्लोबल रिपोर्ट है और 2019 की लैंसेट की रिपोर्ट है। उसमें इससे भी ज़्यादा डेथ्स जो 17 लाख के करीब में पड़ रही थी वो रिपोर्ट। जी। बताई गई। तो लंग्स को अब ये एक बात और भी मैं आपको रीमा बताना चाहूँगा कि जो लेंस था ना वो हमेशा दिल्ली पर था। अब सैटेलाइट से जब मेजर किया गया तो आप ये ना सोचें कि मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बुलंदशहर ये कोई कम पॉल्यूटेड है, ये उतने ही पॉल्यूटेड है। AQI मुझे लगता है सबकी वही 350 से 450 के बीच अब ऐसे ही चलता चल है, रही क्योंकि है। अब हम मेजर कर रहे हैं। कानपुर, कलकत्ता, ये तो हमें पता था पहले से, क्योंकि यहाँ पर मेजर होता था। ये मेरा फील्ड है तो मेरे को सबका पता है। तो मैं हमेशा ये बोलता था कि ये पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में ज़्यादा है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो कचरा आ जाता है एयर में वो कहीं जाता नहीं, क्योंकि विंड स्पीड, आपने सुना होगा कि अखबार में पढ़ते हैं कि आज विंड स्पीड अच्छी थी तो AQI अच्छा हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, आप ये आपने बड़ी गंभीर बात बताई, ये आपने मुझे तब कई साल पहले के आंकड़े बताए कि दिल्ली और तिरुपति के बच्चों के लंग्स की हेल्थ में कितना फ़र्क था। आज जब हम बात करते हैं कोविड के बाद, जब पहले ही हमारे लंग्स, हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ हम छोटे बच्चे, मैं एक जनरेशन के बाद के लोगों को तो चलो छोड़ देती हूँ, 450-500 AQI में डेली जा रहे हैं, कई घंटे बाहर बिता रहे हैं, उन पर इस पोल्यूशन का, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि ये जो AQI हम कहते हैं ये बहुत कॉमन हो चुका है, ये सिर्फ एक खबर का हिस्सा बन गया है कि आपने देखा डेली अरे AQI 400 है, 450 है, 500 है। ये हमें या सिस्टम किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बच्चों को, उनकी हेल्थ को कितना इम्पैक्ट कर रहा है? नहीं, बच्चों को तो इम्पैक्ट मैंने आपको बताया ना कि जब हम कहते हैं कि जो एस्थमा का इंसिडेंस है, ग्लोबल इंसिडेंस, वो तो है 4 to 4.9%, और दिल्ली के बच्चे एवरी थर्ड चाइल्ड हैज एस्थमा। तो दैट क्लियरली शोज दैट द ओनली फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द इंसिडेंस ऑफ एस्थमा इज चिल्ड्रन इज एयर पोल्यूशन। लेकिन हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो आपने शिकागो स्टडी, आई डोंट नो वेदर ड्रू योर अटेंशन, शिकागो स्टडी आई थी अभी 2-2.5 महीने पब्लिश हुई है। इट्स अ लार्ज स्टडी which has clearly shown that average लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन, जो जीवन काल है भारतीय का, वो 5.3 साल कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और दिल्ली में जो रह रहा है उसका जीवन काल 11.9 साल कम हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। वजह ये है कि एयर पोल्यूशन सिर्फ लंग को थोड़ी अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स हार्ट, इट अफेक्ट्स ब्रेन, इट अफेक्ट्स वेसल्स, इट वेसल। दूसरा ये आया था कि जो चाइना है 2013 में दे टुक इट ऑन अ वॉर फुटिंग। एक टाइम पर बीजिंग वाज एज बैड एज दिल्ली, है ना? उन्होंने वॉर फुटिंग पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया, उनका जीवन काल 2.2 साल बढ़ गया। ये इंटरनेशनल डेटा है। तो कहने का मतलब ये है कि, और इंडिया की डॉक्टर साहब 3 सिटीज, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, जो दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं, 3 तो ये इंडिया के ही हैं, वो भी टॉप 5 में। नहीं, जो इंडिया की
जो वर्ल्ड की 10 में से 9 इंडिया में। बाप रे, आपने तो ऑर्डर आ दी। हाँ, जो सच है, जो डेटा है मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए जो वायु प्रदूषण है वो हमें बहुत और दूसरा एक, क्योंकि आपने बच्चों की बात करी तो आपको थोड़ा और डरा देता हूँ। नॉर्थ कैरोलिना में एक स्टडी हुई थी वो और हम लोग 8-9 मिनट में वाइंड अप करेंगे। हाँ ठीक जी। एक वो जो स्टडी हुई थी नॉर्थ कैरोलिना में, वो स्टडी कंडक्ट करी थी येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। वो स्टडी भी 1 महीना पहले आई थी। उसमें देखा कि जो 10 से जो बच्चे थे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, उनकी जो मैथमेटिक्स की जो कैपेबिलिटी थी और रीडिंग कैपेबिलिटी थी वो दैट वाज कोरिलेटेड विद PM 2.5। तो ईच PM 2.5 increase was associated with the reduced capability of mathematics and reading। तो बच्चों की जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो PM 2.5 ज़्यादा होने से कम, एयर पोल्यूशन की वजह से कम हो जाती है। एंड टू शॉक यू, दे स्टडीड द PM 2.5 फ्रॉम 8 to 14 माइक्रोग्राम्स। हमारा तो रहता है 100 ऑलवेज 150। 100। तो न बच्चों की न सिर्फ फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है, बच्चों की मेंटल कैपेबिलिटीज भी अफेक्ट होती हैं एयर पोल्यूशन से। तो ये बहुत बहुत बड़ा मसला है, बहुत सीरियस इशू है। इसमें अब सरकार बिल्कुल बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मैंने देखा कि 450 या 500 था दिल्ली NCR में। स्कूल्स ओपन थे, बच्चे जा रहे थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ हो रही थी, और इतने पोल्यूशन में बच्चों का जाना और इतने घंटे का एक्सपोजर कहीं ना कहीं से उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप बच्चे घर में रहेंगे तो AQI तो वही है। ऐसे थोड़ी है कि बाहर जाने से ही वो सांस तो ले ही रहे ना। तो इसलिए सब कुछ बंद नहीं कर सकते। बच्चों की ग्रोथ जो कोविड में कम हुई, मेंटल डेवलपमेंट खत्म हो गया, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई, वो एक मैंडेटरी था जान का। तो क्या एयर प्योरीफायर घर पे लगाने का फ़ायदा है? एयर प्योरीफायर काम करते हैं या फिर ये और ज़्यादा आपकी जो इम्यूनिटी है उसको और सप्रेस कर देते हैं? तो एयर प्योरीफायर क्या होता है? एयर प्योरीफायर क्या होता है कि एक फिल्टर होता है, आप चाय पीते हैं तो फिल्टर से चाय कहते हैं। तो एयर प्योरीफायर क्या होता है कि उसमें एक तरफ से हवा आती है, एक उसमें फिल्टर होता है जो कि पार्टिकुलेट मैटर को रोकता है। लेकिन वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, ओजोन भी होती है, तो वो तो क्रॉस कर जाएगी। उसके आगे एक एड्जॉर्बिटेंट होता है जो कि गैसेस को एड्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो हवा निकलती है और हम सोचते हैं कि वो हवा जो है ना प्योर होती है, उसका PM 2.5 हम तो वही नापते हैं। तो एक तो जब एयर प्योरीफायर आप यूज़ करते हो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें दोनों हो, सिर्फ फिल्टर ही ना हो, एड्जॉर्बिटेंट भी होना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि जो एयर प्योरीफायर की कैपेसिटी है वो कमरे के वॉल्यूम की से कमेंसरेट होनी चाहिए। जैसे उसकी कैपेसिटी है 1000 क्यूबिक फीट को कवर करना, तो ऐसे नहीं है कि आपने एयर प्योरीफायर लिविंग रूम में रख लिया, उसको ऑन कर दिया, सोचा कि पूरे घर में हवा साफ हो गई। तीसरी बात यह है कि जिस कमरे में आप एयर प्योरीफायर चलाते हैं उस कमरे को बिल्कुल एयर टाइट रखना होता है। कोई भी खिड़की दरवाज़ा बार बार खोलना नहीं चाहिए। और जैसे हम AC यूज़ करते हैं ना भाई, AC तो बड़ा एक्सपेंसिव, वो इलेक्ट्रिकली तो काफ़ी, तो हम अंदर जाते हैं तो AC ऑन करते हैं और कमरे से एयर प्योरीफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए जिस कमरे में आप यूज़ करते हैं। चौथी बात यह है कि अगर आपका बेड इस तरफ है तो एयर प्योरीफायर से जो हवा निकलती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और आखिरी बात यह कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर हूँ और उसकी जेनेवा में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं मौजूद था। तो उसमें ये कहा गया कि एयर प्योरीफायर का कोई फ़ायदा नहीं, साइंटिफिक एविडेंस कोई अब तक नहीं है कि उससे हेल्थ इम्प्रूव होती है। लेकिन
एक फ्रेज मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस टू कॉन्ट्ररी। मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि एयर प्यूरीफायर कोई बेनिफिट करता है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने जो स्टडी करी है वो PM 2.5, 20, 30, 40 पे करी है, पर हम लोग तो 200-150 पे रहते हैं। तो बोले नहीं, एविडेंस नहीं है, तो इसलिए हम उसको रिकमेंडेशन में नहीं डाल सकते। लेकिन मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है और मेरा जो व्यक्तिगत सोच है इसके बारे में, एयर प्यूरीफायर उसके लिए यूज़ करना चाहिए जिसको लंग या हार्ट की बीमारी है। हेल्दी लोगों के लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। कोई ऑक्सीजन पे है, अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बाहर जाना ही नहीं है, घर पे ही रहना है, और AQI बहुत ख़राब है, तो आप उनको जो है ना कमरे में बैठे हैं तो एयर प्यूरीफायर चलाएं, शायद उससे कुछ फ़ायदा होगा। हेल्दी लोग ये ना सोचें कि ठीक है हमने अब 1 की जगह 2 की जगह 3 की जगह 4 लगा लिया तो हम प्रदूषण से बच जाएंगे, वो नहीं होगा। प्रदूषण नहीं छोड़ने वाला है। डॉक्टर साहब, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है जिनको ये लगता है कि स्मोकिंग जो है, क्योंकि वैसे ही आप इतना पोल्यूशन इनहेल कर रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि आप स्मोक कर रहे हैं नहीं, मतलब ख़ास तौर से मेरे कई मित्र हैं जो ये शो देख रहे होंगे, उनके लिए आपका संदेश बहुत मैटर लगता है। उनका कहना यह है कि आप पहले ही ऐसा है कि दिन में देखिए 20 सिगरेट जैसा धुआं प्रदूषण अपने अंदर आप ले ही रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या एडिड इफ़ेक्ट है इसका? हाँ, वो उसकी बात करते हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि मास्क के बारे में, तो प्यूरीफायर के साथ मास्क भी साथ ही चलता है पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए, उसकी भी बात करेंगे। तो जो मास्क जो हमने कोविड के टाइम पर ज़ोर ज़ोर से बोला, हर टीवी चैनल पे जाके मैं ऐसे बैठा करता था कि आप प्लीज़ मास्क लगाएं, कपड़े का लगा लें, घर पे बना लें, मोटा कपड़ा ले लो, कॉटन का ले लो, 3 प्लाई सर्जिकल मास्क 2 रुपये का मिलता है वो ले लो, N95 ज़रूरी नहीं है। वो सब प्रदूषण के लिए नहीं चलता। अच्छा, जो सिंपल मास्क होता है उसको प्रदूषण के लिए कोई फ़ायदा नहीं। और तो इसलिए आपको प्रदूषण से बचना है तो N95 मास्क लगाएंगे तो शायद फ़ायदा हो जाता है। WHO उसको नहीं मानता, N95 को भी नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ। और क्योंकि वो लोग स्टडीज़ पे जाते हैं, स्टडीज़ जब तक वो आते नहीं तब तक वो बात नहीं मानते। वो भी सही बात है, आज की दुनिया में साइंटिफिक पर इंडिया में क्योंकि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो जो N95 या N99 मास्क होता है वो प्रदूषण से बचाएगा। सिंपल मास्क कोविड से भी आपको प्रोटेक्शन देगा। तो मेरी सलाह ये कि आज की डेट में जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो वो मार्केट वगैरह जाना हो, बाहर जाना हो, तो N95 मास्क यूज़ करें, तो वो दोनों से आपको बचा सकता है, दोनों से आपको बचा सकता है। और बिफोर वी गो फिनिश दिस पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अर्ली मॉर्निंग वॉक बिग नो नो। ओके, जब सुबह कई लोगों को लगता है अरे सुबह बहुत साफ हवा है, शांति है, वॉक के लिए निकल जाइए, तो अर्ली मॉर्निंग वॉक इज बिग नो नो एज पर प्रोफेसर GC खिलनानी। व्हाई डॉक्टर साहब? हाँ, वो इसलिए कि सुबह जब स्मॉग होती है, स्मॉग क्या होती है? स्मॉग होती है डेंस, नहीं, ठीक है, स्मॉग होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड एयर पोल्यूशन मेक्स स्मॉग। that makes it a स्मॉग, bit thicker also. स्मॉग, स्मॉग जो है सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में लोअर लेवल पे रहती है, ब्रीदेबल लेवल पे रहती है। जैसे ही धूप आती है, उसको कहते हैं इन्वर्जन। जैसे ही धूप आती है, वो कम आती है दिल्ली में, कभी कभी आती है जैसे आज थी, तो वो ऊपर चले जाते हैं। तो सलाह ये है कि आपको वॉक करना है और आप रिटायर्ड हैं और आपको कंस्ट्रेंट नहीं है ड्यूटी पे जाने की, जैसे आपको और मुझे है, तो जब धूप निकल आए तो उस समय वॉक पे जाए सुबह, क्योंकि जब आदमी एक्सरसाइज करता है तो 5 गुना हवा लेता है। और नाक में एक फ़िल्टर होता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है काफ़ी एयर पोल्यूशन से। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मुंह खुल जाता है और आप मुंह से हवा, तो नाक के फ़िल्टर को बाईपास करके सारी हवा डायरेक्टली लंग में जाती है। तो इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करें,
लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब इन दिनों जैसे स्मॉग होती है सुबह, उस समय ना करें। अदरवाइज एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। जो करना है घर में आप करें, अपना जिम, योगा जो भी है। एग्जैक्टली। एंड लास्टली डॉक्टर साहब, जो मैंने कहा कि क्या अगर 500 AQI में हम लोग रह रहे हैं तो क्या स्मोकिंग करना नहीं करना एक ही कैटेगरी में आ जाता है? नहीं, ऐसे नहीं। वो ये जो एम्फेसाइज करने के लिए कि पॉल्यूशन हमें बहुत नुकसान करता है, तो हम उसको इक्वेट करने की कोशिश करते हैं कि आप 21 सिगरेट वैसे ही पी रहे हैं तो 20 और पी लो, 10 और पी लो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्मोकिंग में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। निकोटीन होती है वो तो एंजॉय करने के लिए होती है, उससे किक मिलता है, लेकिन बाकी करीब 4000 केमिकल्स होते हैं, वो एयर पोल्यूशन से डिफरेंट होते हैं। उनका हार्ट पे, लंग कैंसर पे, हार्ट डिजीज़ पे, और स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जाती है, मोर देन एयर पोल्यूशन। तो जो टोबैको स्मोकिंग होती है, बीड़ी हो चाहे सिगरेट हो चाहे हुक्का हो चाहे शीशा हो, उसके अलग नुकसान होते हैं। दोनों जीवन काल को कम करते हैं, दोनों बीमारियां करते हैं, दोनों हार्ट अटैक्स करते हैं, दोनों ब्रेन अटैक्स करते हैं। तो ये गलत धारणा है कि ठीक है आप पॉल्यूशन तो मैं बोला था 21 सिगरेट रोज़ पी रहे हो तो 5-7 और पी लो, वो गलत होगा, उससे ज़्यादा नुकसान होगा। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे बच निकलते हैं। उनका कहना है कि पहले इतना पोल्यूशन है, सिगरेट पीना कोई ऐसा एडिशनल नुकसान लंग्स को नहीं करेगा। तो ये क्लियर कर दिया है डॉक्टर खिलानी ने कि नुकसान तो होने ही वाला है। तो ये इस प्रदूषण और कोविड के बाद के जो असर है, क्या असर उन्होंने किया है हमारे लंग्स पर, हमारे पूरे शरीर पर, इस पर विस्तार से बात की डॉक्टर खिलानी ने। और मैं जाते जाते ये जानना चाहूँगी डॉक्टर खिलानी कि अब यहाँ से अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं चीज़ें, तो क्या हमारे पास कोई स्कोप है? क्योंकि ना तो पोल्यूशन बदलने वाला है और ना ही ये कोविड के नए नए वेरिएंट हमारा पीछा छोड़ने वाले हैं। नहीं, देखिए डॉक्टर मुकेश शर्मा IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, और उनके साथ एक डॉक्टर द्विवेदी नाम है। ये 2 इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया दिल्ली के वायु प्रदूषण को मैप करने के लिए। तो किसी भी समस्या का हल करने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो जड़ तक तो तभी जाए का मतलब ये है कि कहाँ से आता, कहाँ से। तो वायु प्रदूषण का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टू माई माइंड इज वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, जो मॉडिफाइबल है। आप ज्योग्राफी तो नहीं बदल सकते, भूगोलिक जो गैगेंटिक रीजन है उसकी हवा को आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा जो फॉसिल फ्यूल जो हम जलाते हैं ना घर में, लकड़ी जला लिया, कोयला जला लिया, या जो भी है जला दी। सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी बिजली जनरेट होती है कोल से होती है। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट यू एंड मी आर कंज्यूमिंग वो कोल से होती है। जैसे इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर स्टेशन है, बदरपुर में कई जगह है, उससे बहुत वायु प्रदूषण होता है। और ऐसा नहीं है कि जो वायु प्रदूषण 50 किलोमीटर बाहर से हो रहा है वो भी यहीं आता है दिल्ली घूम फिर के, अफगानिस्तान से भी यहीं आता है। जो ये वायु प्रदूषण जो दिल्ली NCR में है वो बुलंदशहर से भी आता है। जो जिस स्टबल बर्निंग की बात करते हैं उससे भी आता है। दिल्ली में जो तंदूर चिमनियाँ जलती हैं उससे 9% पॉल्यूशन आता है। तो हर एक चीज़ का इलाज है। मतलब पहले व्हीकल्स की बात करें तो कैलिफोर्निया में 100 साल पहले इतना ही ख़राब एयर पोल्यूशन था जितना दिल्ली में। 100 साल बाद कैलिफोर्निया में व्हीकल्स की संख्या 10 गुनी हो गई, पॉल्यूशन 10 गुना कम हो गया। इसलिए कि उन्होंने अपने इंजन क्वालिटी और फ्यूल क्वालिटी दोनों को कंट्रोल किया। वहाँ भी ट्रैफिक जैम्स होते हैं, आप लॉस एंजलिस में जाएंगे वहाँ ट्रैफिक जैम होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी इंजन क्वालिटी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो लोग अगर आपके इंजन ख़राब है तो आपको गाड़ी फेंकनी पड़ेगी, आप चला नहीं सकते। तो दे वर एबल टू, कहने का मतलब ये कि हम अपना फ्यूल और इंजन अगर अच्छा करेंगे सब,
इलेक्ट्रिकल व्हीकल, अभी वो 10 से 13% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई हैं। बायोफ्यूल का यूज़, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करेंगे तो बिजली कहाँ से आएगी? कोल से आएगी। उसको सॉल्यूशन करने के लिए द सोलर एनर्जी इज़ द सॉल्यूशन विच डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। ऑल तंदूर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल या एलपीजी बेस्ड, वो सब कोयले पे चलते हैं। जो आप पनीर टिक्का और तंदूरी चिकन खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा सब कोयले और लकड़ी पे जलते हैं। उसके अलावा जो कोल से जो एयर पोल्यूशन होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो मेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो डीसॉक्स और डीनॉक्स करने की भी विधियां मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है, पर एक्सपेंसिव होती है। वो अगर अप्लाई करेंगे तो जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे भी बचाव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता है कि कहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, उसका इलाज क्या है। एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट। एग्जीक्यूशन, so it is a एग्जैक्टली policy making by the government and the administrator। हमारा एज ए साइंटिस्ट वी इम्प्रेस अपॉन देम कि भाई ये समस्या है। तो अब let's see, there is always light at the end of tunnel। Yes, and we are waiting for that light at the end of the tunnel। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खिलनानी विस्तार से इस पूरी बातचीत के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और ख़ास तौर से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग अक्सर इन सवालों के सही जवाबों के लिए खोजते हैं कि वाकई में उनको सही सूचना मिले, सही जानकारी मिले, जो आज आपको मिली है अपनी सेहत से जुड़ी हुई, प्रदूषण से जुड़ी हुई, और क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे जुड़ी हुई। तो देखते रहिए आज तक डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।